हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो काफ़ी दिनों से हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पेंडिंग चल रही थी, बट अब फाइनली हम लोग यहाँ पे इसकी दोनों यूनिट को आज और कल में कवर करवा देंगे। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारी इसकी नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिलेगी। प्लीज़ आप .in पर जाकर ही नोट्स डाउनलोड कीजिए, ठीक है, किसी और वेबसाइट पर मत जाइए। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारी यूनिट 4 है वो हमारी बेस होने वाली है पूरी की पूरी माइक्रोमेरेटिक्स के ऊपर। तो क्या है माइक्रोमेरेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट 4 की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है माइक्रोमेरेटिक्स को। अब माइक्रोमेरेटिक्स क्या है, देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा वर्ड सही समझे तो माइक्रो का मतलब बहुत ही स्मॉल चीज़ें, और मेरेटिक्स का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट से। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं, बट आप ऐसे समझिए कि माइक्रोमेरेटिक्स अगर हम लोग एक वर्ड में बोले, वैसे देखने के तो इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट अगर एक वर्ड में आप समझना चाहो कि माइक्रोमेरेटिक्स क्या है, तो जो हमारे पाउडर्स होते हैं, पाउडर्स, उनकी जो स्टडी होती है, उनकी कंप्लीट स्टडी, उनका मेजरमेंट, उनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो है सारी चीज़ें पाउडर से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर। यानी इसके अंदर हम लोग पाउडर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझना चाहें तो ये हमारी साइंस की फील्ड होती है जो कि स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से डील करती है। और स्मॉल पार्टिकल्स में भी हम लोग बात करें तो स्पेशली जो हमारा पाउडर्स होता है, तो आपको पता है कि जो हमारे पाउडर्स हैं भाई, उनका साइज यहाँ पे कितना छोटा होता है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं पाउडर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो बस उन्हीं की स्टडी हम लोग यहाँ पे माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर करते हैं। तो बाकी वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो पाउडर का जो भी पार्टिकल साइज होता है, उनका जो शेप होता है, सरफेस एरिया, पोरोसिटी, ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टीज, कैसे पाउडर फ्लो होते हैं, उन सभी चीज़ों की स्टडी हम लोग यहाँ पे माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग अपने माइक्रोमेरेटिक्स या फिर पाउडर्स के एप्लीकेशन की बात करें तो किस तरीके से देखिए पाउडर जो हमारी डोजेज फॉर्म में किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, इम्प्रूव्स ड्रग डिसोल्यूशन रेट। अब आपको पता है कि जैसे कोई भी मान लीजिए हम लोग टैबलेट वगैरह खाते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा पता होना ही चाहिए कि जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट क्या होता है, टैबलेट ना बॉडी में सबसे पहले जाके डिसइंटीग्रेट होती है, यानी कि सबसे पहले टैबलेट्स का ब्रेक डाउन होता है। तो टैबलेट भी हम लोग जो खाते हैं ना, वो बॉडी में जाके सबसे पहले पाउडर्स के फॉर्म में ही ब्रेक होती है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि चाहे भाई हम लोग टैबलेट लें चाहे पाउडर लें, उसका डिसइंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर हम लोग पाउडर ले रहे हैं तो भाई पाउडर तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोकन फॉर्म में है, तो यहाँ पे पाउडर का तो कोई डिसइंटीग्रेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पाउडर डोजेज फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम भी हमारा सेव हो जाता है। और देखिए, जब यहाँ पे टैबलेट यहाँ पे टूट जाती है पाउडर्स के फॉर्म में, तब होता है इसका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा ड्रग पार्टिकल्स हैं उनका हमारी बॉडी फ्लूइड में मिक्स हो जाना, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जाके मिक्स होते हैं फ्लूइड में, और तब जाके उनका होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होती हैं, फिर डिजॉल्व, और तब जाके वो ब्लड में होती हैं एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे देखिए भाई, जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा पाउडर है, उनका क्या होता है, उनका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो वो बहुत जल्दी जाके हमारी बॉडी फ्लूइड में तुरंत ही क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका डिजोल्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। उसके बाद देखिए, इनहैंस बायो अवेलेबिलिटी, फास्टर डिजोल्यूशन लीड्स टू बेटर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए भाई, जो पाउडर है वो बहुत ही फास्ट जो है कह सकते हो डिजॉल्व हो जाएंगे, और डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, तुरंत ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हो, अब देखिए, जो हमारी दवा है वो जितनी ज़्यादा हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती है उतनी ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितनी दवा हमारी ब्लड में पहुँच रही है। तो जब हमारी ज़्यादा जल्दी से जल्दी दवा जो है डिजॉल्व होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्लड में पहुँचेगी, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए भाई, जो हमारे पाउडर्स हैं, ठीक है, तो पाउडर्स का अगर पार्टिकल साइज यहाँ पे यूनिफॉर्म है, देखिए माइक्रोमेरेटिक्स में हम लोग यही सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो है कह सकते हो यूनिफॉर्म इवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, सभी जगह हमें बराबर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर हमारी ड्रग का पाउडर में, तो जो हम लोग यहाँ पे कोई भी टैबलेट भी बनाएंगे, देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो हमारा टैबलेट है ना, तो ये टैबलेट भी हमारा ये पाउडर से ही बनता है। मतलब कि जो हमारी दवा है वो पहले पाउडर फॉर्म में होती है, उस टैबलेट्स के हमारे कुछ सांचे होते हैं, मोड्स होते हैं,
वहाँ पे इन पाउडर्स को फिल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर से एक हमारा कंप्रेसर होता है जो कि इसको दबा देता है, प्रेस करता है। तो प्रेस करके क्या होता है, ये टैबलेट्स के फॉर्म में जो है शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी देखा जाए तो टैबलेट्स भी बनती पाउडर से ही हैं। तो अगर हमारे पाउडर्स में ड्रग का जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा भाई, जो हमारी दवा है, ठीक है, वहाँ भी हमें हर जगह बराबर ड्रग देखने को मिलेगी। वरना हो सकता है टैबलेट के किसी पार्ट में ड्रग ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो ये भी हमारा एक जो है कह सकते हो एप्लीकेशन हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्लो प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पाउडर्स का ना, ये पाउडर में एक बहुत ही अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, आप हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देखा था कि हम लोग यहाँ पे जब पाउडर्स वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी होता है डोजेज फॉर्म, तो हम लोग मिक्सिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। तो मिक्सिंग में क्या होता है भाई, मिक्सिंग के लिए हमारे बहुत सारे एपरेटस होते हैं। तो मिक्सिंग में देखिए क्या होता है भाई, मिक्सिंग में जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक मिक्सर है, अब इसमें हम लोग पाउडर्स को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सर क्या होता है भाई, पाउडर्स को हर जगह ऐसे कह सकते हो गोल गोल घुमाता है, ठीक है। तो जब घुमा रहा है तो यहाँ पे देखिए अगर पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो अच्छे से फ्लो करेगा, अच्छे से घूमेगा। अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं अच्छी तो क्या होगा भाई, हो सकता है वो एक जगह जाके चिपक जाए, है ना। तो जब चिपक जाएगा कहीं पे या फिर कहीं पे स्टिक हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वो अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी, अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। बाकी ड्रग स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर पार्टिकल साइज अवॉइड सेडिमेंटेशन। अब देखिए जैसे जो हमारा सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन डोजेज फॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर, सॉलिड के अंदर हमें जो है मतलब सॉरी लिक्विड जो होता है उसके अंदर सॉलिड ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स देखिए, ये ग्रेन्यूल्स जितने स्मॉल साइज के होंगे उतना अच्छा हमारा सस्पेंशन होगा, और जितना इनका साइज यहाँ पे बड़ा होगा या फिर कह सकते हो अनइवन होगा, वो क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेडिमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो एक अच्छा प्रॉपर पार्टिकल साइज होगा तो हमारा सेडिमेंटेशन भी अवॉइड हो सकता है। उसके बाद देखिए इंप्रूव्स कंप्रेसिबिलिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी टैबलेट है ये भी हमारी बनती पाउडर से ही है, तो पाउडर को हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करके जो है कह सकते हो अच्छे से टैबलेट बना पाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा जो है अच्छे से मतलब कह सकते हो एक प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टीज और प्रॉपर चीज़ें होंगी पाउडर्स में। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फॉर इनहेलेशन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे इनहेलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें भी हमारा क्या होता है कि कुछ दवाएं हमारी पाउडर फॉर्म में होती हैं। तो देखिए पाउडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बहुत सारी चीज़ों में। और बाकी देखिए यही सारी चीज़ें हमारे हो जाती हैं एप्लीकेशन में। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा हो जाता है पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे पाउडर का जो पार्टिकल साइज है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दिए यूनिट 4 में, लेकिन देखिए उनका यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम वगैरह में कभी नहीं पूछे जाते हैं। और बाकी देखिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उन सभी को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप परेशान मत रहिए, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी हम लोग बात करें तो देखिए जो हमारा पार्टिकल साइज है, तो पार्टिकल साइज का क्या मतलब है। देखिए पार्टिकल साइज का मतलब है कि ये जो हमारा पाउडर है इसका एक पार्टिकल की क्या साइज है, ठीक है। मतलब कि जैसे इसका जो एक पार्टिकल है तो इसको हम लोग जूम करें, ठीक है, तो ये बड़ा सा स्फीयर टाइप का हमें दिखेगा। तो ये जो स्फीयर है ना, तो इसका मतलब कह सकते हो कि एक पार्टिकल का क्या साइज है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पार्टिकल साइज refers to the dimension or diameter of individual particles in a powder material typically expressed in micrometers और nanometers। अब देखिए भाई जो हमारा पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो भले हम लोग यहाँ पे उनको कितना भी मेजर करें तो उनकी मेजरमेंट क्या होगी, माइक्रोमीटर्स या फिर नैनोमीटर्स में होगी। भाई बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग कह सकते हो कि मतलब वो हमें दिखते ही नहीं है। एक पार्टिकल तो हम लोग यहाँ पे लेके देख भी नहीं सकते, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे मान लीजिए हमें एक पार्टिकल का साइज मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। भाई मान लीजिए कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर वो मान लो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, मान लो एकदम प्योर स्फेरिकल शेप में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डायमीटर मेजर कर लेंगे। तो डायमीटर जो होगा वही उसका पार्टिकल साइज कह सकते हो जाएगा। तो कह सकते हो डायमीटर मेजर करके हम लोग यहाँ पे पाउडर का पार्टिकल साइज जो है बता सकते हैं। बाकी इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पाउडर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी हमारा एक रोल प्ले करता है। और बाकी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ ध्यान समझिएगा। इफ पार्टिकल शेप इज स्फेयर देन इट्स साइज कैन बी रेडली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए जो हमारा पाउडर है अगर वो हमारा प्योर स्फेरिकल शेप का है
तब तो हम लोग क्या है भाई, इजिली हम लोग यहाँ पे इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे, और डायमीटर मेजर करके क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसका साइज बता देंगे। लेकिन होता क्या है, बट फार्मास्यूटिकल पाउडर पार्टिकल्स आर जनरली नॉन स्फेरिकल इन नेचर, हेंस देयर पार्टिकल साइज इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट डायमीटर एज फॉलोज। अब देखिए होता क्या है ना कि भाई अगर मान लो हमारा जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो स्फेयर शेप में हो, एकदम प्योर स्फेयर में, तब तो हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली क्या होगा, इसका डायमीटर मेजर करके और यहाँ पे इसका साइज बता दें। लेकिन एक्चुअल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में ना थोड़ा सा रफ शेप के होते हैं, मतलब कि इनका प्योर स्फेरिकल शेप नहीं होता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई पार्टिकल है वो इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है या फिर ऐसा शेप है उसका, तो अब हम इसमें कैसे मेजर करेंगे इसका साइज? भाई इसका हम लोग डायमीटर तो मेजर कर नहीं सकते, तो अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट डायमीटर मेजर करते हैं। अब ये होता क्या है, ये बहुत मतलब कह सकते हो यूनिक चीज़ है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए अभी इक्विवेलेंट डायमीटर ना बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मेनली 5 टाइप के होते हैं, और इन पांचों को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इन रफ पार्टिकल का साइज यहाँ पे मेजर करते हैं इक्विवेलेंट डायमीटर्स के टर्म में। तो इक्विवेलेंट डायमीटर में सबसे पहला टाइप आ जाता है सरफेस डायमीटर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई एक हमारे पास रफ पार्टिकल है, ठीक है, और इस रफ पार्टिकल में मान लीजिए कि जो है ये स्फेरिकल नहीं है, लेकिन इसका मतलब एक रफ पार्टिकल है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे इसका सरफेस एरिया मेजर कर लेंगे। भाई सरफेस एरिया तो हम लोग किसी का भी मेजर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इस रफ पार्टिकल साइज का, ठीक है, जो रफ पार्टिकल पाउडर है इसका हम लोगों ने क्या किया, सरफेस एरिया मेजर किया। अब मान लीजिए इसका सरफेस एरिया हम लोगों ने मेजर किया जो कि आया x। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे, ऐसा स्फीयर हम लोग ढूंढेंगे जिसका जो सरफेस एरिया है वो भी x हो। मतलब कि देखिए यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे बड़ा छोटा हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे इस वाले के बराबर हो जिसका हम लोगों ने पहले मेजर किया है। और जैसे ही हमें ऐसा स्फीयर मिल जाएगा जिसका सरफेस एरिया यहाँ पे इसके बराबर होगा, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस वाले स्फीयर का डायमीटर मेजर कर लेंगे। अब इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग मान लेंगे कि वही डायमीटर हमारा यहाँ पे इसका भी होगा। यानी देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास एक रफ पार्टिकल था, इसका हम लोगों ने सरफेस एरिया मेजर किया, ठीक है, और सरफेस एरिया मेजर करने के बाद हम लोगों ने एक ऐसा स्फीयर ढूंढा, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया इसी के बराबर हो, और इसका फिर हम लोगों ने कह सकते हो डायमीटर मेजर कर लिया, और इसका जो भी डायमीटर आया उसी को हम लोगों ने मान लिया कि यही जो है इस वाले पार्टिकल का जो है कह सकते हो पार्टिकल साइज होगा। यानी इसका डायमीटर मेजर करके हम लोगों ने इसका पार्टिकल साइज जो है बता दिया। तो बस यही होता है, यानी कि इसमें देखिए क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज पार्टिकल। यानी कि सरफेस डायमीटर क्या होता है, सरफेस डायमीटर हमारा उस स्फीयर का डायमीटर होता है जिसका जो सरफेस एरिया है वो पार्टिकल के इक्विवेलेंट होता है। यानी जिस पार्टिकल का हमें साइज बताना है तो उसी पार्टिकल के बराबर वाले सरफेस एरिया वाला जो स्फीयर होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे यहाँ पे सरफेस डायमीटर, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है। अब दूसरा तरीका हो सकता है हमारे यहाँ पे वॉल्यूम डायमीटर। अब देखिए वॉल्यूम डायमीटर क्या होता है, वॉल्यूम डायमीटर में भी सेम चीज़ है, यानी कि अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे जो है इसका सरफेस एरिया ना मेजर करके इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक रफ पार्टिकल लिया, इसका हम लोगों ने वॉल्यूम मेजर किया। अब हम लोग एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका जो वॉल्यूम है, मान लीजिए हम लोगों ने इसका वॉल्यूम मेजर किया y आया, अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका सेम वॉल्यूम हो, ठीक है, जिसका सेम वॉल्यूम हो y, और हम लोग फिर इसका डायमीटर मेजर करेंगे और इसका जो डायमीटर आएगा वही हम लोग मान लेंगे कि इसका भी डायमीटर है, यानी इसका जो सरफेस इसका जो पार्टिकल साइज है वो हम लोग यहाँ पे इसके डायमीटर से बता लेंगे। उसके बाद देखिए प्रोजेक्टेड डायमीटर। अब प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या है, देखिए ये थोड़ा सा और यूनिक चीज़ है। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा पार्टिकल है इसकी हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाते हैं, यानी कि मिरर में इसकी एक इमेज बनाते हैं। अब ये जो इमेज है ना, इस प्रोजेक्टेड इमेज का क्या होता है, इस प्रोजेक्टेड इमेज का जो कह सकते हो हम लोग यहाँ पे कह सकते हो ऐसा मतलब इसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया हम लोग मेजर करते हैं, और उसके बाद एक ऐसा स्फीयर ढूंढते हैं जिसका एरिया इसके प्रोजेक्टेड इमेज वाले एरिया के बराबर हो, फिर इसका डायमीटर मेजर करके और इसका पार्टिकल साइज बता देंगे। देखिए सेम वही चीज़ें हैं। अब स्टोक्स डायमीटर में क्या होगा, स्टोक्स डायमीटर में डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट सेटल्स एट द सेम रेट एज द पार्टिकल इन अ फ्लूइड। यानी कि अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लीजिए ये हमारा जो है कह सकते हो ये हमारा पार्टिकल है जिसका हमें साइज मेजर करना है, लेकिन ये स्फीयर नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक हम लोग यहाँ पे फ्लूइड लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे इस फ्लूइड में डालेंगे, ठीक है, और डालने के बाद हम लोग देखेंगे कितने टाइम के बाद यहाँ पे नीचे जाके बैठा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर लेंगे,
ठीक है, जो कि इस सेम टाइम में, यानी कि जितने टाइम में ये जाके नीचे गिरा है उतने ही टाइम में ये भी जब नीचे जाके बैठ जाए, ठीक है, ऐसा स्फीयर लेंगे और इसका हम लोग यहाँ पे डायमीटर मेजर कर लेंगे। तो इसका जो डायमीटर आएगा वो हम लोग मान लेंगे कि हमारे इस वाले पार्टिकल का भी डायमीटर वही होगा। तो ये स्टोक्स डायमीटर हो गया। और सीव डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें सेम, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है जिसका हमें डायमीटर मेजर करना है उसको हम लोग लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे सीव, यानी कि सीव मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, हमारी जो मतलब सीव मतलब एक टाइप की छन्नी हो गया, ठीक है, तो जिसमें हमारे पार्टिकल्स पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को लेंगे और ऐसी सीव से पास करेंगे जिसमें से वो पास हो जाए। यानी कि देखिए, मतलब कि मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है, अब हम लोगों ने मान लीजिए ए सीव ली, ठीक है, और इसमें से इसको पास किया, इसमें से नहीं हुई, लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने बी लिया, अब इसमें से पास हो गई, तो जस्ट इसमें से पास हो रही है, ठीक है, इससे छोटी में वो नहीं पास हो सकती और इससे बड़े में तो पास हो ही जाएगी, इतना तो कॉमन सेंस सही है। तो मान लीजिए कि ये हमारा बी नंबर की सीव है जिससे हमारे पार्टिकल जो है बिल्कुल बराबर से पास हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जो कि हमारा बिल्कुल इसी सीव से पास हो, ठीक है, इससे छोटी वाली से ना पास हो, क्योंकि जो पार्टिकल था वो इससे छोटी वाली से नहीं पास हो रहा था। तो अब हम लोग ऐसा स्फीयर लेंगे जो कि इससे पास हो जाए और जो इससे पास हो जाएगा उसका हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारा सीव डायमीटर हो जाएगा। यानी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक जो है स्फेरिकल पार्टिकल नहीं होता है पाउडर में, तो हम लोग उसके डायमीटर को क्या करते हैं, अलग अलग टर्म में मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग सरफेस डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब ही हम लोग ऐसे स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं जो कि जिसका सरफेस एरिया हमारे उस पार्टिकल के बराबर हो। वॉल्यूम डायमीटर में हम लोग ऐसे स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम हमारे पार्टिकल के बराबर हो। प्रोजेक्टेड डायमीटर में जिसका प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया बराबर हो। स्टोक्स डायमीटर में हमारा ऐसा सरफेस होगा जो कि सेम टाइम में यहाँ पे सेटल हो रहा हो जितने टाइम में हमारा पार्टिकल सेटल हो रहा था। और सीव में हमारा उस स्फीयर का मेजर करेंगे जो कि सेम सीव नंबर से पास हो जिससे हमारा पार्टिकल पास हो रहा था, ठीक है। तो डायमीटर तो देखिए हम लोग स्फीयर का ही मेजर करते हैं, बस उसको देखते हैं कि वो किस टर्म में इक्विवेलेंट हो रहा है हमारे पार्टिकल से। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बुक्स वगैरह में कहीं भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हो जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो है एक पाउडर है, ठीक है, एक पाउडर बेड है। अब ये जो पाउडर है ना, मतलब कि ये जो हमारा पाउडर बेड है, पाउडर बेड मतलब कि हमारा मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे पाउडर्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि पाउडर्स में सारे पार्टिकल ना हमेशा जो है एक जैसे नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि कुछ पार्टिकल्स हमारे इतने बड़े हैं तो कुछ हो सकता है थोड़े इतने बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है उसमें थोड़ा सा इतने बड़े भी हो, है ना। तो कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब और हो सकता है कुछ और भी बड़े हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक जो हमारे पास कह सकते हो, एक हमारे पास जो भी सैंपल होता है उसमें बहुत अलग अलग साइज के पाउडर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये वाला साइज है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 15 पार्टिकल्स हैं जिनका साइज हमारा यहाँ पे 10 नैनोमीटर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि 15 पार्टिकल्स, मतलब इस तरह के मान लेते हैं हमारे पास 15 पार्टिकल्स हैं, और हो सकता है 20 पार्टिकल्स हों ऐसे, ठीक है, इतने बड़े वाले जिसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा 12 नैनोमीटर के आसपास हो, ठीक है। फिर इससे बड़े वाले मान लेते हैं कि हमारे पास 35 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज यहाँ पे 15 नैनोमीटर के आसपास हो। मतलब देखिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कि हमारा क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई पाउडर सैंपल लेते हैं तो उसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि एक जो हमारा सैंपल है उसमें कितने पार्टिकल्स कितने साइज के हैं, ठीक है। जब उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वही चीज़ हमारा हो जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द रेंज एंड प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन अ पाउडर और ग्रेन्युलर मटेरियल। यानी कि इसमें जो डिफरेंट पार्टिकल साइज के कितने पाउडर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करते हैं। बाकी देखिए इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सैंपल। यानी कि इसमें देखिए वही चीज़ पता चलती है कि अलग अलग साइज के कितने पाउडर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बाकी देखिए इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में हमारे पार्टिकल साइज को हम लोग दिखाते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए ये हमारा जो कर्व है इसमें हम लोग करते क्या है, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल साइज। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा 10 नैनोमीटर वाला पार्टिकल है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि कितना पार्टिकल साइज है। और वाई एक्सिस पे हम लोग ये देखते हैं कि
उस पार्टिकल साइज के कितने पाउडर हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा 10 नैनोमीटर पार्टिकल साइज हो गया, तो अब 10 नैनोमीटर पार्टिकल साइज के कितने पाउडर हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, जैसे 10 नैनोमीटर साइज हो गया और इस साइज के कितने पाउडर पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग वाई पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर इस ग्राफ में आप लोग देखो, बहुत सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि इसमें मान लीजिए 40 नैनोमीटर जो हमारा पार्टिकल साइज है, ठीक है, 40 नैनोमीटर साइज के 10 पार्टिकल हैं, यानी कि एक हमारे पास सैंपल है, इसमें 10 पार्टिकल का जो साइज है, ठीक है, 10 पाउडर पार्टिकल का जो साइज है वो 40 नैनोमीटर है। उसके बाद मान लेते हैं कि 95 पार्टिकल जो हमारे पाउडर पार्टिकल्स हैं उनका साइज यहाँ पे 50 नैनोमीटर है। फिर लगभग जो है 115 120 जो हमारे पाउडर पार्टिकल्स हैं उनका साइज यहाँ पे 60 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग समझ गए हो ना कितना सिंपल है। मान लेते हैं कि जो हमारा 70 पार्टिकल्स हैं उनका साइज यहाँ पे 70 नैनोमीटर है और उसके बाद लगभग 20 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज यहाँ पे 80 नैनोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको क्या होता है, ग्राफ में दिखा देते हैं। तो यही हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ी। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मीन पार्टिकल साइज के बारे में, तो मीन पार्टिकल साइज क्या होता है, देखिए मीन मतलब कि हमारा एवरेज। जैसे एक चीज़ समझिए कि एक जो हमारा पाउडर पार्टिकल है, मान लेते हैं कि उसमें 15 पार्टिकल्स 10 नैनोमीटर के हैं, ठीक है, 20 हमारे 12 के हैं, ठीक है, और उसके बाद 35 हमारे जो है 15 के हैं। तो देखिए ये तो हमारा सबका अलग अलग हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये बोलना चाहें कि इस पाउडर ये जो हमारा सैंपल है इसमें सारे पाउडर का एवरेज साइज कितना है, जैसे भाई कुछ का 10 है, कुछ का 15 है, कुछ का 12 है, तो एक एवरेज कितना होगा। तो भाई एवरेज में हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ के उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 10 + 12 + 15 हम लोग करेंगे और उसको में कितना 3 है, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एक एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग उसको देखें तो लगभग यहाँ पे 15 10 25 और यहाँ पे 12 यानी कि 37, ठीक है, 37 / 3। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 36 कर लेते हैं, ठीक है, तो 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि देखिए वैसे यहाँ पे है तो अलग अलग पार्टिकल साइज, लेकिन जो सबका एवरेज साइज है वो कितना है, 12 नैनोमीटर इस केस में। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि मीन पार्टिकल साइज इज द एवरेज साइज ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सैंपल। इट गिव्स अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि सारे पार्टिकल साइज का जो एवरेज है, यानी है तो बहुत अलग अलग साइज के, लेकिन इनका एवरेज कितना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये थोड़ा फोकस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, है ना। एक एक वर्ड आप लोग को मेरा सुनना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे सोच रहे हो कि हवा में आप लोग सुनोगे, हवा में आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार हर एक चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजिंग यूनिट है माइक्रोमेटिक्स, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा। तो मीन पार्टिकल साइज को देखिए हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, समेशन ND/समेशन n, ठीक है, ये हमारा समेशन का साइन होता है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे जितना भी वैल्यू आएगी सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये है क्या, आप लोग कंफ्यूज हो रहे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए तब आप लोग समझोगे। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया जा रहा है कि n हमारा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल साइज, d हमारा हो गया डायमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि, और ये हमारा ऐसा नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 5 हमारे ऐसे, एक हमारा सैंपल है जिसमें जो हमारा 5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो डायमीटर है वो हमारा 2 है। 10 पार्टिकल ऐसे हैं जिनका डायमीटर हमारा 3 है। 12 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर हमारा 5 है। 15 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर 6 है और 13 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पाउडर के साइज हो गए, मतलब नंबर्स हो गए, और ये उनका साइज हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, समेशन ND/समेशन n। तो यहाँ पे देखिए ND मतलब क्या हुआ, n × d, तो यहाँ पे n मतलब ये, d मतलब ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ND मतलब यहाँ पे देखिए 5 × 2 = 10 हो गया, 10 × 3 = 30, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ND की जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, तो ND की क्या वैल्यू आई है, 10 30 60 90 130, है ना, यही सारी वैल्यू आई है। तो हम लोग को इनको समेशन यानी कि इनको जोड़ देना है सारी वैल्यू को। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इन सबको जब जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी 320, यानी कि जो समेशन ND की वैल्यू है वो कितनी है, 320। और यहाँ पे नीचे क्या हुआ है, नीचे लिखा हुआ है समेशन n। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे n की जितनी वैल्यू इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जो हम लोग जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 320 को 55 से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 5.81। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो कितना है, 5.81, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हमारी एवरेज पार्टिकल साइज की वैल्यू। यानी इसमें देखिए ये जो हमारा मान लीजिए एक सैंपल है, इसमें है तो बहुत अलग अलग साइज के पार्टिकल्स, लेकिन जो इनका एवरेज डायमीटर है वो कितना है,
5.81। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मीन पार्टिकल साइज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिंपल सा। और बाकी अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ से आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हमारा हो जाता है मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स को देखेंगे, जिनसे हम लोग क्या होता है, जिनसे हम लोग यहाँ पे पाउडर का पार्टिकल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके देखिए, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है सेपरेशन मेथड, एक होता है काउंटिंग मेथड, एक होता है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन। और यहाँ से अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मतलब एक तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि डिफाइन वेरियस मेथड ऑफ पार्टिकल साइज कैलकुलेशन, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। तो अगर ऐसा आता है तब तो आप लोग यहाँ पे क्या होगा, तब तो आप लोग इनमें से एक दो लिखाओगे, काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकते हैं डिफाइन वेरियस मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, या फिर डिफाइन वेरियस मेथड्स फॉर सरफेस एरिया कैलकुलेशन। तो इसमें हम लोग को इन दो मेथड्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि हम लोग को इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। बाकी आप लोग समझ ही गए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज को जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके हमारे अलग अलग मेथड हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारे 3 टाइप हैं, तीनों के अंदर भी कुछ सब टाइप हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सेपरेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए, बात करें सेपरेशन मेथड के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स को सबसे पहले सेपरेट करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक बड़ा सा जो है हमारे पास मान लीजिए सैंपल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हो सकते हैं अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को यहाँ पे पहले एक एक करके सेपरेट करते हैं और फिर यहाँ पे उनका पार्टिकल साइज जो है कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो सबसे छोटा है उनको अलग कर लिया, उससे बड़े वाले को अलग कर लिया, सबसे बड़े वाले को और अलग कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेट करते हैं, फिर यहाँ पे एक एक पार्टिकल्स का साइज कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है सीविंग मेथड, एक होता है सेडिमेंटेशन मेथड। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सीविंग मेथड में क्या होता है, हमारे पास होती है बहुत सारी सीव्स, ठीक है। हमारे पास कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोगों ने इसको देखिए, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी देखा था, ठीक है, सीव शेकर। तो सीव शेकर क्या होता है, कुछ इस टाइप का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी सीव्स यहाँ पे इस तरीके से लाइन से जुड़ी होती हैं। और वो होता क्या है, जो ऊपर होती है, ये इसका जो मैश साइज होता है सबसे स्मॉल होता है, मतलब कि इसमें सबसे छोटे छोटे साइज वाली, मतलब इनका पोर साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पे उससे बड़े वाले साइज की होती है, इनका पोर साइज थोड़ा और बड़ा होता है। और फिर जो उसके नीचे वो सबसे बड़े, मतलब इनका पोर साइज और ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल साइज के पाउडर्स हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको उसमें डाला। तो अब देखिए, जो सबसे छोटा वाला होगा, ठीक है, वो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने तो बहुत ही उल्टा बता दिया। देखिए, ऊपर होगा सबसे बड़ा, नीचे होगा सबसे छोटा, ठीक है। मतलब कि ऊपर होंगे सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले और नीचे होगा सबसे छोटा, ठीक है। सो सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा सबसे छोटा। और मतलब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बीच वाला होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोग अपने पाउडर्स को डालेंगे, तो जब सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले होंगे, वो क्या होगा, वो यहाँ पे ऊपर वाले पे रह जाएंगे, और जो उससे छोटे होंगे वो पास हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, वो जाके अब नीचे इस बीच वाले में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो बीच वाले में क्या होगा, जो इससे छोटे होंगे वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो और छोटे होंगे वो और, मतलब देखिए, इस तरह की एक नहीं होती है, बहुत सारी 4-5 होती हैं। तो एट लास्ट में जो सबसे लास्ट वाली होगी, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे छोटे पार्टिकल साइज वाले जो पाउडर होंगे वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हर एक पार्टिकल साइज वाले पाउडर्स को अलग कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैनुअली या फिर किसी तरीके से इनको यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा सीव मेथड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने वाला इतना था नहीं। इसमें हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग अ सेट ऑफ मेटल सीव्स। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है मेटल सीव्स का, और बाकी इसका वर्किंग मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग लिखते हैं अ स्टैक ऑफ सीव इज अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ डिक्रीजिंग होल साइज। यानी कि अब देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टैक ऑफ लेते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी सीव होती है डिक्रीजिंग होल साइज, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ा, उससे ऊपर उससे नीचे उससे छोटा, फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटे जो पोर साइज वाली सीव होगी वो सबसे नीचे हमें देखने को मिलेगी। अ नोन अमाउंट ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सीव। सबसे उसके बाद क्या करते हैं, पाउडर को प्लेस करते हैं। स्टैक इज सेकन और वाइब्रेटेड। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको सेक या वाइब्रेट करते हैं। देखिए, वाइब्रेट करेंगे तभी तो पाउडर से यहाँ पे कह सकते हो फिल्टर होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको वाइब्रेट करेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव बेस्ड ऑन देयर साइज। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स को पास करेंगे बेस्ड ऑन देयर साइज। यानी कि देखिए, जो सबसे लार्ज साइज वाला होगा वो सबसे टॉप पे रह जाएगा, और जो सबसे छोटा वाला होगा वो यहाँ पे जो है नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द अमाउंट ऑफ पाउडर ऑन ईच सीव इज वेट टू फाइंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक पाउडर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, उसका वेट वगैरह करके कि हमारा कितना जो है डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक पार्टिकल साइज का।
तो ये हो गया इसका वर्किंग मैकेनिज्म। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल जो साइज होगा, ठीक है, वो 38 माइक्रॉन से ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इससे भी छोटा हो गया ना, तो वो यहाँ पे कह सकते हो इसमें रिटेन ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हमारी एक कह सकते हो लिमिटेशन भी होती है या फिर एप्लीकेशन भी कह सकते हो। उसके बाद देखिए ग्रैन्यूल्स, टैबलेट पाउडर्स एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इन सबका जो है पार्टिकल साइज हम लोग यहाँ पे इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टीव मेथड। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेडिमेंटेशन मेथड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल देखना चाहें तो प्रिंसिपल तो इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास मान लीजिए कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, एक हमारे पास लिक्विड का सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने जो है कह सकते हो जो भी हमारा पाउडर पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा डाल देंगे। और डालने के बाद क्या होगा, डालने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो नीचे आके बैठना स्टार्ट होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे पाउडर सैंपल डाला इसके ऊपर। अब जैसे यहाँ पे बहुत ही अलग अलग साइज होगा, हो सकता है कुछ हमारा इतने छोटे छोटे साइज के हों, कुछ का साइज इससे थोड़ा बड़ा होगा, कुछ का इससे बड़ा, कुछ का बहुत बड़ा होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए कि जो हमारे सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले पाउडर होंगे वो सबसे नीचे, वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो आके नीचे बैठ जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना भाई कि जो भारी होगा, बड़ा होगा, वो थोड़ा सा जल्दी नीचे आके बैठेगा, सिंपल सी बात है, सेटल डाउन होगा। तो जो देखिए ये सबसे नीचे, सबसे पहले नीचे आएंगे, और जो इससे बड़ा होगा, ठीक है, जो इससे छोटा होगा मतलब वो यहाँ पे उसके बाद आएगा, और जो सबसे छोटे पार्टिकल साइज वाले पाउडर होंगे वो सबसे लास्ट में आके, सबसे लास्ट में नीचे आके बैठेंगे। यानी कि इसमें हम लोग क्या होगा, टाइम के हिसाब से। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले नीचे आके बैठे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरह का हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होता है एक एड्रिएशन प्रिपेयर, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले अपना सैंपल को फिल कर लेते हैं, और सैंपल फिल करने के बाद क्या होगा, हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद क्या होगा भाई, सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाला जो है पाउडर होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास इसके अंदर होता है एक ड्रॉपर, ये आपको ड्रॉपर दिख रहा है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग क्या होगा, सबसे पहले अपने सैंपल को नीचे से एकदम ड्रॉपर को एकदम नीचे ले जाके और यहाँ पे ड्रॉपर से सैंपल को निकाल के अलग कर लेंगे, ठीक है। अब जो सैंपल हम लोगों ने सबसे पहले निकाल के अलग किया होगा उसमें क्या होगा, उसमें हमारे सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले पाउडर होंगे। तो निकालने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, अब हमने जो सैंपल निकाला है इसमें हमारे पाउडर पार्टिकल्स भी हैं और थोड़ा सा लिक्विड भी है, ठीक है, जो लिक्विड यहाँ पे इसके अंदर फिल था। तो हम लोग लिक्विड को क्या करेंगे, लिक्विड को हम लोग कर देंगे इवेपोरेट, यानी कि लिक्विड को हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे। लिक्विड को इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सिर्फ हमारा सॉलिड बचेगा, और जो सॉलिड हमारे पास बचेगा उसमें क्या होगा, उसमें हमारे सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले पाउडर्स होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद जब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे तो सबसे बड़ा वाला मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग फिर 10 मिनट बाद निकालेंगे। तो अब जब 10 मिनट बाद निकालेंगे तो अब इससे छोटा वाला आया होगा, है ना, फिर 10 मिनट बाद निकालेंगे तो जब उससे छोटा वाला, फिर एट लास्ट में करते करते एट लास्ट में क्या होगा, सबसे छोटे पार्टिकल साइज वाला पाउडर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरी को देखते हैं। तो इट इज़ अ मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज बेस्ड ऑन हाउ फास्ट पार्टिकल सेटल इन अ लिक्विड, ठीक है, मतलब कि कितनी तेज़ी से हमारा पार्टिकल सेटल हो रहा है। सबसे बड़ा सबसे तेज़ी से होगा, सबसे छोटा सबसे स्लो होगा, सबसे लास्ट में होगा। और इसमें हम लोग डिवाइस यूज करते हैं एड्रिएशन पिपेट। और प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टिकल सेटल इन अ लिक्विड अंडर ग्रेविटी। और हमें पता है भाई जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल होंगे जरूर। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ लार्जर पार्टिकल्स सेटल फास्टर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड लॉन्गर। तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ के जो है हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर देखिए आप लोग बहुत ही सिंपली समझ सकते हो। अ नोन अमाउंट ऑफ पाउडर इज डिस्पर्स, यानी कि सबसे पहले एक नोन अमाउंट को पाउडर को हम लोग यहाँ पे जो है अपने पिपेट में डालते हैं। द सस्पेंशन इज थोड़ी सेकेंड, और देखिए डालने के बाद क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा उसको शेक कर लेंगे ताकि सारे पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, और एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, यानी कि हर 5 मिनट या हर 10 मिनट पे क्या होगा, हम लोग सैंपल को निकाल के और उसके बाद यहाँ पे जो है सैंपल को चेक करेंगे, ठीक है। सैंपल को निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको वे करेंगे, और वे करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सेटल पार्टिकल्स इज कैलकुलेटेड यूज टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज। और देखिए पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा यहाँ पे स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें हम लोग बात करें तो DST हमारा होता है स्टोक्स डायमीटर। तो ये हमारा मतलब भाई हमें क्या करना है, पार्टिकल साइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमीटर को मेजर करके। तो DST हमारा स्टोक्स डायमीटर हो जाता है। H हमारा हो जाता है डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम t, यानी कि देखिए H हमारा वो टाइम हो जाता है जिस टाइम में जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है। और
रो 1 हमारा हो जाता है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल नीचे है उसकी डेंसिटी कितनी है। रो 2 हमारा डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में हम यानी कि जो लिक्विड मीडियम हम लोगों ने यहाँ पे लिया है उसकी डेंसिटी हमारी रो 2 हो जाती है। ईटा हमारा हो जाता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि जो हमारा मीडियम है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, जो हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने पाउडर को डाला है। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे अपने डायमीटर को निकाल सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को मेजर करने में और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन पेंट्स इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टाइप हो जाता है काउंटिंग मेथड। अब काउंटिंग मेथड का जैसा कि नाम ही है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, एक एक पार्टिकल्स को काउंट करते हैं। अब कैसे करते हैं तो देखिए इसके भी हमारे दो मेथड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड और कूल्टर काउंटर मेथड। तो देखिए कूल्टर काउंटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मेथड की बात करें, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें पार्टिकल्स को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमारा एक मेजरमेंट लेंस लगा होता है, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे हर एक पार्टिकल को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ईच पार्टिकल्स इज मेजर्ड यूजिंग अ कैलिब्रेटेड आईपीस। ठीक है, तो आईपीस के थ्रू हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं। समझ गए ना आप लोग, सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम लोग यहाँ पे बहुत ही जूम करके देख लेंगे तो हम लोग पार्टिकल साइज मेजर कर लेंगे। यूज फॉर स्मॉल, और देखिए एक चीज़ है कि भाई हम लोग कितना ही मेजर कर लेंगे माइक्रोस्कोप से तो स्मॉल सैंपल होगा, यानी कि जब सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा होगा तभी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं और रिसर्च लैब्स वगैरह में हमारा यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कूल्टर काउंटर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे सस्पेंडेड रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में पहले समझते हैं कि इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए एक हमारे पास होता है, हमारे पास एक ऐसा मतलब कह सकते हो वेसल टाइप का होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारा पार्टिकल सैंपल्स होते हैं। देखिए ये थोड़ा समझिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है हमारा जो है कह सकते हो एक वेसल टाइप का है। ठीक है, एक जार टाइप का। और इस जार में क्या है, इस जार में सबसे पहली बात तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि हमारा एक लिक्विड है जिसमें हमारा आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इसी लिक्विड में हम लोगों ने क्या है, हमारा जो है पाउडर सैंपल डाल रखा है। ठीक है, इसी में हमारे पाउडर भी यहाँ पे फिल है। तो ये हमारा हो गया जार। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है, इसके अंदर एक हमारी एनोड हमें देखने को मिल रही है, एनोड। ठीक है, एनोड मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, और एक हमें देखने को मिल रहा है कैथोड। ठीक है, कैथोड हमारी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गई। और ये जो कैथोड है, ध्यान से देखिएगा, ये कैथोड ना, ये कैथोड भी हमारा एक जो है एक कह सकते हो एक कंटेनर के अंदर है। ठीक है, मतलब ये कंटेनर इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर है। एक हमारे पास बड़ा वाला कंटेनर है जिसके अंदर हमारा सैंपल है और एक इसके अंदर एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर हमारा कैथोड या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बड़ा वाला जो कंटेनर है, बड़ा वाला जो जार है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और सैंपल है, इलेक्ट्रोलाइट्स विथ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये जो छोटा वाला जो आप लोगों को कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर कैथोड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन इसके अंदर सैंपल नहीं है। ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन सैंपल नहीं है, जबकि बड़े वाले में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी है, सैंपल भी है। और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि हमारा कंटिन्यू इलेक्ट्रोलाइट्स को सप्लाई किया करती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये जो हमारा छोटा वाला कंटेनर है इसके अंदर हमारा एक ऑरिफिस मतलब कि एक होल भी है, छोटा सा होल। और ये होल हमारा इतना बड़ा है कि इसमें हमारा एक बार में एक ही पार्टिकल जा सकता है, मतलब पाउडर का एक ही पार्टिकल एक बार में इस होल के अंदर जा सकता है। तो होता क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे भाई ये हमारा आप लोगों को दिख रहा है एनोड हो गया, कैथोड हो गया, हम लोगों ने इसको पूरा कनेक्ट कर दिया, हम लोगों ने एक सर्किट यहाँ पे बना ली। ठीक है, एक हमारा सेल बन गई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। सिंपल है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली तो हमारी पास होती रहती है, लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारा ऑरिफिस है, यहाँ पे जो ऑरिफिस हम लोग को दिख रहा है छोटे वाले कंटेनर में, इस ऑरिफिस से होता क्या है, इस ऑरिफिस से हमारा ये जो पाउडर पार्टिकल्स हैं जो कि इस बड़े वाले जार में है, ठीक है, बड़े वाले कंटेनर में, यहाँ से ये पाउडर पार्टिकल्स ना एक एक करके कह सकते हो अंदर जाते रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे करंट पास होती है, ठीक है, तो ये करंट क्या होता है, इस करंट में इन पार्टिकल्स को मूव करती है और पार्टिकल्स एक एक करके इसके अंदर पास होते रहते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही कोई भी एक पार्टिकल इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो जब अंदर जाता है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में एक रेजिस्टेंस आता है। भाई देखिए नॉर्मली क्या है, नॉर्मली कैथोड एनोड यहाँ पे कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे होके गुजरेगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, एक रेजिस्टेंस आएगा। और जैसे ही एक रेजिस्टेंस आता है तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास एक मेजरमेंट, एक पल्स प्रोसेसर लगा होता है जो कि इस रेजिस्टेंस को मेजर करता है और यहाँ पे स्क्रीन में शो करता है।
अब बहुत ध्यान से सुनेगा, अगर मान लीजिए कि हमारा बहुत ही बड़ा पार्टिकल इसके अंदर से पास हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इस स्क्रीन में क्या होगा, एक बड़ा सा ग्राफ देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए छोटा पार्टिकल होगा तो थोड़ा छोटा ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे और छोटा होगा तो थोड़ा सा इतनी छोटी लाइन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए इस तरीके से जैसे जैसे हर एक पार्टिकल यहाँ पे इसके अंदर पास करेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन पे हमें जो है कुछ इस टाइप का जो है एक मेजरमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि मतलब ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरीके से हमें कुछ एट लास्ट में देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं भाई, देखिए हर एक पीक हमें बताती है कि कितना पार्टिकल है। तो यहाँ पे मेजरमेंट हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे, और जितना बड़ा पीक होगा इसका मतलब पार्टिकल साइज उतना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हमें पता चल गई, पार्टिकल का साइज भी पता चल गया, पार्टिकल्स के नंबर भी पता चल गए, कितने पार्टिकल नंबर हैं और कितना हर एक पार्टिकल का साइज है, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। तो दोनों चीज़ों से हमें क्या, हम लोग यहाँ पे अपना मेन पार्टिकल साइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझ के हो गया आप लोग, कितना सिंपल है ना। बस यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोल्टर काउंटर की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे सस्पेंडेड रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे उनका साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, साइज और नंबर कैलकुलेट करते हैं जब भी वो यहाँ पे टिनी होल से पास होते हैं, यानी कि टिनी होल ऑरिफिस से। बाकी देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल पास थ्रू द होल, यानी जैसे ही एक पार्टिकल इस होल से पास होगा, इट डिस्प्लेस इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि देखिए ये क्या करेगा भाई, देखिए नॉर्मली करंट फ्लो हो रही थी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, लेकिन जैसे ही ये पास होगा इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्प्लेस होंगे, थोड़ा सा हटेंगे अपनी जगह से, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और इस रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर और साइज को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि पाउडर को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्पर्स करेंगे, लिक्विड हमारा टिनी होल से पास होगा, ईच पार्टिकल यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करेगा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग नंबर और साइज दोनों डिटरमाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ही यूजफुल होता है वेरी फाइन पार्टिकल और पार्टिकल्स को मेजर करने में, और फार्मास्यूटिकल्स में और ब्लड सेल काउंटिंग में वाइडली हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया काउंटिंग मेथड। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड के बारे में, और इसके अंदर भी हमारे 2 टाइप हैं और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, एयर परमिएबिलिटी मेथड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन की बात करें तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने पाउडर्स का, ठीक है, जो भी हमारा पाउडर का सैंपल है इसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया से पार्टिकल साइज हम लोग कैसे बताएंगे, एक चीज़ समझिए, जैसे जैसे छोटे छोटे अगर हमारे पार्टिकल्स होंगे ना तो उनका सरफेस एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, और अगर हमारा बड़ा पार्टिकल होगा तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, टोटल की बात हो रही है, एक एक पार्टिकल को गिनोगे तब तो ज़्यादा होगा भाई। एक पार्टिकल अगर आप लोग देखो बड़े वाले का तो ज़्यादा सरफेस है, छोटे वाले का देखो तो कम होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए एक हमारे पास मान लीजिए इतना बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको इतने बड़े पार्टिकल्स को हम लोगों ने यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग अगर कैलकुलेट सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो इस एक का जो सरफेस एरिया वो कम होगा, जबकि हम लोगों ने जब इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब पार्टिकल साइज हमारा स्मॉल है, अगर टोटल सरफेस एरिया हमारा कम आ रहा है इसका मतलब पार्टिकल साइज हमारा लॉन्ग है, लार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया की हेल्प से पार्टिकल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसके 2 मेथड होते हैं, एडजॉर्प्शन मेथड और एयर परमिएबिलिटी मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में। अब देखिए एडजॉर्प्शन मेथड क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पाउडर का पार्टिकल है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने थोड़ा जूम करके बनाया, इतना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारा पाउडर का पार्टिकल है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके एडजॉर्प्शन मेथड के भी अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है जो है गैसियस मेथड, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट मेथड। तो देखिए गैसियस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास कुछ गैसेज होती हैं जिनका सरफेस एरिया हमें पता होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक गैस है, नाइट्रोजन मान लेते हैं। अब इस नाइट्रोजन का मान लेते हैं कि हमें सरफेस एरिया पता है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पाउडर पार्टिकल को हम लोग जो है अपने इस गैस में जो है डिप करेंगे। ठीक है, इस गैस को इस पार्टिकल साइज से पास करेंगे। अब पास करने के बाद क्या होगा, पास करने के बाद हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हम लोगों ने देखिए समझने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए हम लोगों ने 100 मॉलिक्यूल्स गैस के पास किए, ठीक है, और वापस हमें कितने मिले, वापस यहाँ इस पाउडर से पास करने के बाद 50 मॉलिक्यूल्स हमें वापस मिले। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस पाउडर के पास चिपक चुके हैं, यानी कि अटैच हो गए, है ना। तो देखिए ये 50 जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स इस पर अटैच होंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है कि 50 अटैच हुए हैं और हर एक का हमें सरफेस एरिया पता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 50 को यहाँ पे जितना भी सरफेस एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें इस पाउडर पार्टिकल का सरफेस एरिया पता चल जाएगा।
यानी इसमें पहले से जो चीज़ हमें पता होती है सरफेस एरिया जिसका, उस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया डिटरमाइन करते हैं। और सॉल्यूट मेथड में क्या होता है, एक होता है गैसियस, इसमें हम लोग गैस पास करते हैं। और सॉल्यूट मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग अपने इस पार्टिकल को डिप करते हैं और डिप करने के बाद निकालते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट कितना कम हुआ। जैसे मान लेते हैं पहले इस सॉल्यूशन में 100 पार्टिकल्स थे सॉल्यूट के, और मान लेते हैं कि इसको डिप करने के बाद जब हम लोगों ने निकाला इसको अपने पाउडर सैंपल को, तो हमारे पास बचे 75 पार्टिकल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 25 सॉल्यूट पार्टिकल्स इस पाउडर से अटैच हो गए। और इस सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी सरफेस एरिया हमें पता था, तो इन 25 को उसका सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे इस गैस वाले पार्टिकल का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब ही क्या होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारा मान लीजिए पाउडर पार्टिकल है, इस पे एडजॉर्ब यानी एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सरफेस पे जो है स्टिक हो जाना। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे गैस और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो यहाँ पे इस पाउडर के मॉलिक्यूल के सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया। अब प्रिंसिपल की बात करें, द अमाउंट ऑफ गैस और सॉल्यूट एडजॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बड़ा है ना। और बाकी देखिए द मोर द सरफेस एरिया द मोर गैस सॉल्यूट विल गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूट या फिर गैस एब्जॉर्ब होंगे। अब इसके टाइप्स देखिए, हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गैस एडजॉर्प्शन मेथड। तो गैस में क्या होता है, गैस में हम लोग यहाँ पे एक ड्राई गैस लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, उसको पाउडर के ऊपर पास करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम हमें पता होता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे क्या होता है, जितना गैस हमारा एब्जॉर्ब होगा उतना वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका जो है सरफेस एरिया बता देते हैं। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बीईटी इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले, आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। और सेकंड हम लोग बात करते हैं अपने सॉल्यूट एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में। तो सॉल्यूट एडजॉर्प्शन मेथड में क्या होता है कि पाउडर को हम लोग यहाँ पे नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में ऐड करते हैं। ठीक है, आफ्टर एडजॉर्प्शन हम लोग देखते हैं कि कितना सॉल्यूट डिक्रीज हुआ है। तो जितना डिक्रीज हुआ है उसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन मेथड। और अब हम लोग बात करते हैं अपने एयर परमिएबिलिटी मेथड के बारे में। अब देखिए इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का हमें इसका इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशर सब सेफ साइजर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये इस जगह पे हमें देखने को मिलता है हमारा पाउडर सैंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं पाउडर बेड। पाउडर बेड मतलब वही हमारा पाउडर सैंपल। तो पाउडर सैंपल देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा टोटल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एयर को पास करते हैं। अभी जो एयर पास होती है ये एक स्पीड से हम लोग पास करते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर को यहाँ पे मेंटेन करता है। यानी कि देखिए जो एयर पास हो रही है, हो सकता है उसका प्रेशर कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें सारा खेल प्रेशर से होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले तो जो एयर पास हो रही है उसका प्रेशर को जो है रेगुलेट करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ड्रायर भी लगा होता है जो कि अगर एयर में कुछ मॉइस्चर वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे ड्राई कर देता है। तो अब इस ड्रायर से जब एयर हमारी पास होती है तो पास होने के बाद क्या होता है, फाइनली हमारा पाउडर बेड के पास पहुंचती है। और जब यहाँ पे पाउडर बेड के पास पहुंचती है तो अब ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ से जब हमारी एयर पास हुई, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है, मान लेते हैं कि वो हमारा कुछ एक्स प्रेशर से पास हो रही थी, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, जब वो पाउडर बेड से पास होगी ना तो उसके प्रेशर में थोड़ी सी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलेगी, यानी उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब पास हो रही थी तो उसका प्रेशर एक्स था, और जब पास होके यहाँ पहुँची हमारी एयर, ठीक है, तो उसका प्रेशर हमारा वाई आ गया। तो अब इस एक्स से वाई जाने में कितना माइनस हुआ है, ठीक है, उसी चीज़ को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे अपना सरफेस एरिया को जो है कह सकते हो डिटरमाइन करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, यानी जितना ज़्यादा पाउडर पार्टिकल्स होंगे उतना कम इसका प्रेशर हो जाएगा, यानी प्रेशर ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा हमारा कह सकते हो जो है सरफेस एरिया भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब कितना प्रेशर आया तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई पहले वाला प्रेशर हमें मालूम रहता है और बाद वाले प्रेशर को हम लोग यहाँ पे मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैनोमीटर क्या होता है, हमारा प्रेशर कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें तो एयर परमेबिलिटी मेथड में क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो
हमारा पाउडर के एरिया को जो है बाय मेजरिंग हाउ इजली एयर पास, यानी कि देखिए कितनी इजली हमारी जो एयर है वो इस पाउडर बेड से पास हो जा रही है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। बाकी प्रिंसिपल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू अ कंप्रेस्ड पाउडर बेड द फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे एयर पास होती है, ठीक है, तो उसका जो फ्लो रेट होता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, और प्रेशर ड्रॉप होता है वो यहाँ पे सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। भाई देखिए ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि बहुत कम एयर हमारी पास होगी बहुत कम प्रेशर से। यूजिंग दीज वैल्यूज सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉजनी-कैरमैन इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक होती है कॉजनी-कैरमैन इक्वेशन, इसकी थ्रू हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हर एक टर्म का मतलब समझिएगा। वी क्या होता है? वी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द बेड, यानी कि देखिए एक पार्टिकुलर टी सेकंड में, ठीक है, कितना हमारा वॉल्यूम एयर पास हो रही है वो होता है हमारा वी, ठीक है। एल हमारा होता है लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, देखिए एल हमारा यहाँ पे इस कैपिलरी का जो है लेंथ होता है, ठीक है। ए हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेड, यानी कि देखिए ये जो पाउडर बेड हमें देखने को मिल रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो ए होता है। के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है। डेल्टा पी हमारा होता है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाउडर बेड, ठीक है। तो डेल्टा पी मतलब कि कितना प्रेशर यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में कितना ड्रॉप हो रहा है वो डेल्टा पी हो गया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ई होता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है जो है पोरोसिटी ऑफ पाउडर, ठीक है। पोरोसिटी का मतलब है कि पाउडर के बीच में कह सकते हो कितना स्पेस है ना, कितना इन पाउडर के बीच में कितना स्पेस है। तो इसका भी कैलकुलेट हम लोग करते हैं वी बी माइनस वी पी अपॉन वी बी। तो वी बी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ पाउडर और वी पी होता है ट्रू वॉल्यूम। देखिए टोटल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मली कितना है और ट्रू मतलब कि इसको हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्रेस करके जब सिर्फ प्योर पाउडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना है, तो वो हमारा हो जाता है वीबी वीपी। और ईटा हमारा हो जाता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि देखिए जो हमारी एयर पास हो रही है उसकी क्या विस्कोसिटी है। और एस डब्ल्यू हमारा हो जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये एस डब्ल्यू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए इसको भी बस आप लोग को याद कर लेना है ऐसे ही एज इट इज। और यहाँ पे ये हमारा हो जाता है एयर परमेबिलिटी मेथड। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोन अमाउंट ऑफ पाउडर को पैक करते हैं, ठीक है, एयर को पास करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं और सरफेस एरिया को यहाँ पे अपने दिए गए फॉर्मूले से जो है डिराइव कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड होता है और इसमें कोई भी स्पेशल गैस या कॉम्प्लेक्स सेटअप की नीड नहीं होती है। तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे जो है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स के बारे में। तो ये भी हमारा सिंपल सा टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। तो देखिए डिराइव्ड प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हमारी वो प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे कि पार्टिकल साइज, शेप और डेंसिटी से मिलकर बनी होती है, यानी कि डिराइव्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें जो है कह सकते हो इनका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी देखिए दीज डिराइव प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट इन फार्म, बाकी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अंदर देखिए मेनली हमारे सिलेबस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है, पोरोसिटी, पैकिंग अरेंजमेंट, डेंसिटीज, बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग लाइन से ना देख के सबसे पहले डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए डेंसिटी का मतलब यहाँ पे समझ रहे होगे कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा डेंस है, कितनी ज़्यादा उसका घनत्व कितना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, माइक्रोमैग्नेटिक्स में डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइव प्रॉपर्टी होती है और इसको हम लोग यहाँ पे जो है जो भी हमारा पाउडर का बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि डेंसिटी हमारी 3 टाइप की हमें देखने को मिलती है पाउडर्स में। एक होता है बल्क डेंसिटी, एक होता है ट्रू डेंसिटी, एक होता है टैप डेंसिटी। अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एक हो गया हमारे यहाँ पे बल्क डेंसिटी। अब जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे हमारे पास जो नॉर्मली जो पाउडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पाउडर का सैंपल है। अब इस सैंपल में ना पाउडर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक डिब्बा लिया और उसमें हम लोगों ने पाउडर को नॉर्मली फिल किया, हम लोगों ने ना उसको बिल्कुल दबाया है ना उसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया, हम लोगों ने नॉर्मली पाउडर को लिया उसमें फिल कर दिया। तो नॉर्मली जब हम लोग फिल करते हैं ना तो होता क्या है ना कि पाउडर के सैंपल्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे जो है इंटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू दिखाना चाहें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है ना, और नॉर्मली जब हम लोग पाउडर को नॉर्मली फिल करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे होते हैं। मतलब देखिए भाई सॉलिड है तो ज़्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी
दूरी पे होते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें काफ़ी स्पेस देखने को मिलता है। तो देखिए जब हम लोग क्या होता है कि जब हम लोगों ने पाउडर को लिया, नॉर्मली कंटेनर में डाला, ठीक है, और हम लोगों ने ना उसको बिल्कुल भी दबाया नहीं, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया, जब हम लोग इस तरीके से उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो ये डेंसिटी हमारी हो जाती है बल्क डेंसिटी। यानी बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ पाउडर पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। यानी इसमें जो भी स्पेस वगैरह होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड करके जब हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हमारा मास वॉल्यूम होता है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा मास हो गया, बल्क वॉल्यूम हो गया। बाकी देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेट्स हाउ पाउडर फिल आर कंटेनर। यानी कि इसमें हम लोग पता करते हैं कि एक पाउडर को जब नॉर्मली हम लोग डालते हैं तो वो कितनी जल्दी कंटेनर को फिल कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लो मिक्सिंग को कॉम्पैक्शन को भी यहाँ पे अफेक्ट हमें करते हुए देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ट्रू डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छा, ट्रू से पहले हम लोग यहाँ पे टैप डेंसिटी को देखते हैं। देखिए एक हम लोगों ने देखी बल्क डेंसिटी, एक हम लोग अब देखते हैं टैप डेंसिटी। देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पाउडर को कंटेनर में फिल किया, तो जब नॉर्मली हम लोग फिल करते हैं ना तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी उनके बीच में एक स्पेस वगैरह होता है, थोड़ा सा दूरी पे होता है। लेकिन मान लीजिए कि जो है फिल करने के बाद क्या हो कि हम लोग उसको थोड़ा सा टैप करें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक पाउडर का जो है डिब्बा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसमें पाउडर को फिल किया, ठीक है। तो जो नॉर्मली फिल करेंगे तो मान लीजिए यहाँ तक फिल हो गया, लेकिन क्या हो कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से टैप करें, ठीक है, मतलब कि देखिए ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग इसको टैप करेंगे, ठीक है, टैप करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा कि थोड़ा पाउडर अब जाके नीचे बैठ जाएगा, यानी कि अब हमें थोड़ा सा स्पेस और देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोगों को भी पता होगा कि जब भी जैसे आटा वगैरह भी कुछ भी हो, आप लोग जब फिल करते हो तो फिल करने के बाद क्या है, उसको अगर आप लोग ऐसे टैप करो, ठीक है, तो टैप करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। तो नीचे बैठने के बाद मतलब क्या होता है, थोड़ा स्पेस और ज़्यादा खाली हो जाता है। तो देखिए टैप करने के बाद जो डेंसिटी हमें देखने को मिलती है उस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं टैप डेंसिटी। यानी कि देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा जो है नॉर्मल बल्क वॉल्यूम था जिसमें हमारे पार्टिकल्स इतनी दूरी पे थे, तो टैप करने के बाद क्या होगा, टैप करने के बाद ना ये पार्टिकल्स थोड़ा सा पास आ जाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा कि ये पार्टिकल्स ना हो सकते हैं हमारे जो है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो है अब ये पार्टिकल्स जो है बहुत ही पास आ गए हैं। तो जब पास आ गए ना, तो पास आने के बाद जब हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो डेंसिटी हमारी हो जाती है टैप्ड डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्ट्स पाउडर पैकिंग एबिलिटी। तो ये भी हमारा पैकिंग एबिलिटी को दिखाता है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो टोटली कितना पैक कर सकते हैं। और बाकी ये हमारा जो है कास्ट इंडेक्स और हॉर्सनर रेशियो को भी इंडिकेट करता है। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। बाकी समझ गए ना आप लोग, बल्क डेंसिटी समझ गए, टैप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ट्रू डेंसिटी को। अब देखिए ट्रू डेंसिटी क्या है। भाई देखिए एक हमारी हो गई बल्क डेंसिटी जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली फिल कर दिया, तो इसमें हमें नॉर्मली जो है कह सकते हो जो भी स्पेस था इनके बीच में वो भी हमारा कैलकुलेट हो गया। एक हो गया टैप डेंसिटी। अब देखिए टैप डेंसिटी में भी मानते हैं कि पाउडर पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, लेकिन देखिए अभी भी इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। यानी चाहे हमारा बल्क डेंसिटी हो चाहे हमारा टैप डेंसिटी हो, इन दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों में ही हमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रू डेंसिटी है, ट्रू डेंसिटी का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे पाउडर पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना बचे। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हमारा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, मतलब हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने मैनुअली इसको इतना ज़्यादा दबा दिया हाथों से या फिर कैसे भी करके कि अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हमें देखने को मिल जाए, ठीक है, इस तरह का कि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस देखने को ही ना मिले, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस जो है देखने को ना मिले। कुछ इस टाइप का अगर हमें अरेंजमेंट देखने को मिले तो ये हमारा हो जाता है। तो इतने के बाद जब हम लोग यहाँ पे अब डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ना, तो अब जो डेंसिटी आएगी ये हमारी आ जाएगी ट्रू डेंसिटी। तो अगर आप लोग यहाँ पे तीनों को देखो तो ट्रू डेंसिटी हमारी क्या होती है, ये बिल्कुल रॉ रियल डेंसिटी होती है। यानी कि पाउडर की जो रियल डेंसिटी है, जो उनके बीच में बिल्कुल स्पेस वगैरह को हटा के, वो हमारी ट्रू डेंसिटी हो जाती है। तो ट्रू डेंसिटी हमारी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि इसमें क्या भाई, इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा, ट्रू डेंस वाला पाउडर, ठीक है। फिर टैप्ड वाला उससे कम, और बल्क वाले में तो भाई डेंसिटी बहुत ही कह सकते हो कम होती है, ठीक है। नॉर्मली जो है इनको हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ट्रू डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एक्चुअल सॉलिड मटेरियल एक्सक्लूडिंग एनी वॉइड्स और एयर स्पेस बिटवीन देम। तो ट्रू डेंसिटी का हमला होता है मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम, ठीक है, ओनली सॉलिड पार्ट। इसमें हम लोग बिल्कुल भी स्पेस वगैरह को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारा पोरोसिटी को कैलकुलेट करने में, और यहाँ पे
ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा पैकिंग एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, चाहे हम लोग कैसे भी पैक करें ये डेंसिटी हमारी हमेशा जो है सेम ही रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग वॉइड्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इन तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो बल्क डेंसिटी में भी हमारा वॉइड्स होता है, टैप डेंसिटी में भी वॉइड होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ट्रू डेंसिटी में वॉइड्स मतलब कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया डेंसिटी। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने पोरोसिटी के बारे में। तो देखिए पोरोसिटी मतलब वही ये जो वॉइड स्पेस हमें देखने को मिलता है ना बीच में, ये होता है हमारा यहाँ पे पोरोसिटी। पोरोसिटी इज द मेजर ऑफ वॉइड स्पेस, यानी कितना स्पेस हमें देखने को मिल रहा है पाउडर पार्टिकल्स के बीच में, वो चीज़ हमारी हो जाती है पोरोसिटी। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द पाउडर वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड मटेरियल, यानी कि कितना वॉल्यूम हमारा सॉलिड से नहीं ऑक्यूपाइड है। फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन ट्रू डेंसिटी इंटू 100% में अगर हमें कैलकुलेट करना हो। बाकी देखिए बल्क डेंसिटी मतलब क्या होता है, इसमें हमारा सॉलिड और वॉइड वॉल्यूम दोनों होता है, ट्रू डेंसिटी में सिर्फ सॉलिड पार्ट होता है। तो इनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल है भाई। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें पैकिंग अरेंजमेंट्स के बारे में। तो देखिए पैकिंग अरेंजमेंट का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखिए भाई पैकिंग अरेंजमेंट में भी थोड़ा सा वही चीज़ आ जाती है कि जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कंटेनर में किस तरीके से पैक कर रहे हैं। तो इसको देखिए इसको मेनली हम लोग दो तरीके से पैक कर सकते हैं। एक हमारा होता है क्यूबिक अरेंजमेंट, एक होता है हमारा रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट। देखिए क्यूबिक अरेंजमेंट क्या होता है, क्यूबिक अरेंजमेंट में थोड़ा सा समझिए कि ये हमारा एक हो गया, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ये 5 और ये 6, और फिर ये हमारा 1 2। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि पाउडर्स को जो है कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं ना, इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाता है क्यूबिक अरेंजमेंट। और देखिए मान लीजिए हम लोग पाउडर को इस तरीके से अरेंज करें, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया, और उसके बाद ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक है, ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये हमारा होता है रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, और ये हमारा हो जाता है क्यूबिक अरेंजमेंट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है हमारा इनके बीच में पार्टिकल्स का, वॉइड्स का। यानी देखिए जो क्यूबिक अरेंजमेंट है इसमें हमें अच्छा खासा एक स्पेस देखने को मिल जाता है पाउडर पार्टिकल्स के बीच में, जबकि रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में भी देखिए स्पेस है लेकिन बहुत ही कम है। यानी कि रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, स्पेस बहुत ही कम रहता है, जबकि क्यूबिक अरेंजमेंट में स्पेस हमें थोड़ा सा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो पैकिंग अरेंजमेंट मतलब यही होता है कि किस तरीके से हम लोगों ने पाउडर को जो है पैक किया है, ठीक है, उनके बीच में कितना स्पेस है। बाकी इट इन्फ्लुएंस हाउ टाइटली और लूजली पार्टिकल्स आर पैक्ड, यानी कि कितनी टाइटली या लूजली पार्टिकल्स पैक हैं। अब इसमें देखिए इसमें हमारे दो टाइप है, क्यूबिक पैकिंग। क्यूबिक में मतलब हमारे पार्टिकल्स जो है कुछ इस तरीके से क्यूब्स के फॉर्म, मतलब कि क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, बराबर दिख रहा है। तो इसमें देखिए इसमें जो हमारा पोरोसिटी है ना वो हाई होती है। पोरोसिटी मतलब इनके बीच में जो स्पेस है क्यूबिक अरेंजमेंट में अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे 52.4% होता है। और जबकि रोम्बोहेड्रल में हम लोग देखें तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में पार्टिकल्स जो है हेक्सागोनल मैनर में अरेंज होते हैं और इनमें पोरोसिटी काफ़ी कम होती है। यानी देखिए दोनों में आप लोग साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे देखिए स्पेस कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे भी देखिए स्पेस है लेकिन कितना कम स्पेस है। तो ये हमारा रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट हो जाता है और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन लगभग 74.1% होता है, यानी इसमें पोरोसिटी बहुत ही कम होती है। अच्छा देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ना हमारा क्यूबिक पैकिंग होती है ना रोम्बोहेड्रल होती है। नॉर्मली इन दोनों के बीच में हमें एक पैकिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो पोरोसिटी भी लगभग हमें जो है इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, पैकिंग फ्रैक्शन में इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा जो है अफेक्ट करता है बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी को और टैबलेट कंप्रेशन और फ्लोएबिलिटी को। लूज पैकिंग का मतलब है कि हमारा क्या है कि हमारा पाउडर और ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है लेकिन उसकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी, ठीक है, वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। टाइट पैकिंग का मतलब है कि फ्लो प्रॉपर्टी तो बेटर रहेगी लेकिन यहाँ पे उनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। भाई देखिए टाइट पैकिंग का मतलब क्या है कि अब उसको और ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे पैकिंग अरेंजमेंट। बाकी देखिए बल्किनेस की बात करें तो बल्किनेस क्या होता है, बल्किनेस मतलब कि हमारा कितना ज़्यादा कह सकते हो कोई चीज़ बल्क है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/, बल्क डेंसिटी होता है बल्किनेस। और इसमें हमारा ये इंडिकेट करता है कि कितना वॉल्यूम हमारा जो है ऑक्यूपाइड है पाउडर से, ठीक है। और यूजुअली इसको हम लोग यहाँ पे मिलीलीटर पर ग्राम या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं।
और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर बल्किनेस हाई है तो इसका मतलब क्या है, पाउडर यहाँ पे लाइट है, ठीक है, वो ज़्यादा वॉल्यूम। देखिए बल्किनेस मतलब कि कोई कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा बल्क है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है। और इंपॉर्टेंट फॉर पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और टैबलेट साइज, इन सबको यहाँ पे जो है अफेक्ट करता है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हो जाता है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि पाउडर जो होते हैं ना, उनके अंदर एक अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जो हमारा पाउडर है, चाहे हम लोग यहाँ पर उनको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मिक्सिंग करते हैं तो हम लोग मिक्सी में उसको ऐसे घुमाते हैं, राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे उसको कंप्रेस कर रहे हो टैबलेट के फॉर्म में, जैसे कंप्रेस कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे देखिए जब वो उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है ना, तो वो इजिली कंप्रेस होकर और इजिली निकल आएगा। अगर यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी नहीं अच्छी, इसका मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, कहीं यहाँ चिपक जा रहा है, मोड में चिपक जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी जगह हमारा फ्लो प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। दीज प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल इन फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेयर पाउडर मस्ट फ्लो यूनिफॉर्मली। यानी कि देखिए भाई, चाहे मिक्सिंग हो, चाहे पाउडर उसको फिल कर रहे हो, टैबलेट्स बना रहे हो, इन कैप्सुलेशन में, इन सब में पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए लार्जर पार्टिकल्स टेंड टू हैव बेटर फ्लो। भाई देखिए जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसके अंदर थोड़ा सा फ्लो देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए, भाई देखिए एक चीज़ सिंपल है, मान लीजिए ये हमारा पाउडर है, ठीक है, अगर ये स्फेरिकल है तो भाई ये बहुत इजीली फ्लो करेगा। भाई देखिए कोई गोल चीज़ होगी, बॉल आप लोग कहीं रख दीजिए, वो कितनी जल्दी इधर से उधर चली जाती है। और वहीं पे मान लीजिए कोई टेढ़ी मेढ़ी सी चीज़ है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो क्या होगा भाई, वो यहाँ पे फंस जाएगी, यहाँ पे वो ज़्यादा थोड़ी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत ईजिली फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लेस फ्रिक्शन होता है। और अगर मान लीजिए कि पार्टिकल्स के अंदर मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा है, तब भी क्या होगा भाई, तब भी वो अच्छे से फ्लो थोड़ी कर पाएंगे, वो चिपक जाएंगे एक जगह। बाकी देखिए हायर, और अगर देखिए बल्क और टैप डेंसिटी के बीच में बहुत ही हाई डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब हमारा पुअर फ्लो है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो हमारा पुअर होगा। अब देखिए फ्लो प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने के हमारे दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है, देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सारा पाउडर है, ठीक है, और हम लोगों ने इस पाउडर को क्या हुआ, इस पाउडर को मान लीजिए हम लोगों ने काफ़ी ऊपर से, मान लीजिए हम लोगों ने इसको ऐसे नीचे गिराना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग जब नीचे गिराना स्टार्ट करेंगे ना, तो होगा क्या, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पाउडर जो है ना, सबसे पहले जब नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो देखिए सबसे पहले तो ये नीचे गिरता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, लेकिन गिरते गिरते क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक, कह सकते हो इस टाइप का एक, मतलब हमें जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पाउडर का, ठीक है, मतलब कि पाउडर ना एक टीले टाइप का फॉर्म कर लेगा। तो ये हो जाता है हमारा, मतलब जब इस टाइप का हमारा पाउडर फॉर्म कर लेगा, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का जो है एंगल मेजर करेंगे। तो जब एंगल मेजर करेंगे तो जो एंगल आएगा वही हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमारा पाइल, ठीक है, पाइल, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पाइल ऑफ पाउडर, यानी पाउडर का टीला बन गया, ठीक है। तो इस पाइल का जो भी एंगल होगा उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, और जो एंगल आएगा वो हमारा हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज तो चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू होती है h/r। एच का मतलब होता है पाइल की हाइट, ठीक है, और r का मतलब होता है पाइल का रेडियस, और थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब चलिए ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बट इससे हम लोग यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे। तो देखिए सिंपल है, अगर एंगल ऑफ रिपोज जो है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अगर हमारा 30 डिग्री से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पाउडर का फ्लो बहुत ही एक्सेलेंट है। अगर 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब लगभग गुड से लेके फेयर फ्लो है, ठीक ठाक फ्लो है। और अगर एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब पाउडर का फ्लो बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल ऑफ रिपोज से हम लोग प्रॉपर्टी जो है फ्लो प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, कार्स इंडेक्स है, ठीक है, और फ्लो प्रॉपर्टी है, इनको आप लोग को जो है अपने 5th सेम में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से देखेंगे। बट अभी के लिए आप लोग बस ऐसे फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना, इतना सफिशिएंट रहेगा। और कार्स इंडेक्स की बात करें तो देखिए, अब कार्स इंडेक्स क्या होता है, तो कार्स इंडेक्स हमारा जो है, कह सकते हो जो हमारा टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच में डिफरेंस होता है उसको इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला होता है देखिए रो टैप का मतलब टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100, तो ये हो जाता है कार्स इंडेक्स। अब अगर कार्स इंडेक्स की बीच वैल्यू जो है 5 से 15 के बीच में आ रही है तो एक्सलेंट फ्लो है, 16 से 20 के बीच में आ रही है तो गुड फ्लो है, 21 से 25 आ रही है तो फेयर फ्लो है, 26 से 31 आ रही है तो पुअर फ्लो है, 32 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब बहुत ही पुअर फ्लो है, बहुत ही ज़्यादा गंदा फ्लो है पाउडर का। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कार्स इंडेक्स। बाकी देखिए एक हमारा और भी होता है हॉजनर रेशियो, ठीक है। तो हॉजनर रेशियो में क्या होता है कि हमारा ये हॉजनर रेशियो होता है हमारे यहाँ पे टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का जो है कह सकते हो रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर इस रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 1 से
1.11 के बीच में आ रही है तो एक्सलेंट है। अगर ये वैल्यू हमारी 1.12 से 1.18 के बीच में आ रही है तो गुड फ्लो है, ठीक है। और लगभग अगर 1.35 से भी ज़्यादा आ रही है तो बहुत ही पुअर फ्लो है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज, कास्ट इंडेक्स और हॉर्जन रेशियो, इन तीनों की हेल्प से पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे जो है माइक्रोमेनेटिक्स का यूनिट, और यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट हमारी हम लोग मिलेंगे यूनिट 5 के साथ, जो कि हमारी रेडी है। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 भी लेकर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।